हेलो एवरीवन। सो गाइस, दिस इज पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर मैं आगे की बात करूंगा। मैं आपको पढ़ा रहा था अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। मुझे पेन चेंज करने दीजिए प्लीज। ओके, सो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स में आपको पढ़ा रहा था। तो बच्चों, इसी पढ़ा रहा था मैं आपको। और इसी में मैंने अभी तक दो सर्किट्स के बारे में बात कर ली थी, जहां पर मैंने कैपेसिटेंस सर्किट। अब पार्ट 3 के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं कहूंगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देख लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इस वीडियो से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सबको समझ में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, कैपेसिटेंस की बात करें दोस्तों, तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, ये हमारा कैपेसिटेंस है यहाँ पर। एंड फॉर दिस लेट एन EMF दैट हैज बीन अप्लाइड ओवर दिस कैपेसिटेंस। तो जो EMF लगाई गई बच्चों, वो उसकी वैल्यू है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे क्या है, ये EMF लगाई गई। ठीक है, ये कैपेसिटर्स पर दोस्तों लगाई गई। ये हमारी प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का मतलब ये चार्ज को स्टोर करती है। तो यहाँ पर हमने क्या है दोस्तों, ये EMF अप्लाई की। ये देखिए साइन है इसी का, और यहाँ पर हमने ये EMF बच्चों यहाँ पर अप्लाई की। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज है कैपेसिटर पर, वो वेरी कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों, कैपेसिटर पर जो चार्ज था, ये जो कैपेसिटर है उन पर जो चार्ज था बच्चों, वो क्यू था। और जो क्यू चार्ज है कैपेसिटर में, जो करंट है बच्चों, वो क्या है, आई है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है वो बच्चों यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस नहीं है बच्चों यहाँ पर, तो जो इंस्टैंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्लाइड EMF के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि Q बाई सी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, E0 साइन ओमेगा टी। बात समझे बच्चों? मतलब जो अप्लाइड EMF और इंस्टैंटेनियस दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर मान लो इंस्टैंटेनियस करंट जो है वहां पर आई है, तो बच्चों आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है dq बाई dt होता है। आई बराबर dq बाई dt। तो बच्चों डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू निकालो बच्चों यहाँ पर, तो हो जाएगी C एप्सिलॉन 0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ C E0 ओमेगा ऑफ साइन का बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू बच्चों यही हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो मैं बच्चों आई को लिख सकता हूं एप्सिलॉन 0 सॉरी E0, आई एम सो सॉरी बेटा, ये E0 बच्चा पीक वैल्यू है। क्या है, जरा मैं बता देता हूँ उसको आपको। ये बच्चा यहाँ पर क्या है, ये पीक है। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ EMF। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पीक वैल्यू। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, इसको लिखेंगे 1 बाई ओमेगा सी, और लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पीक वैल्यू अब देखने में सही लगेगी। ठीक है, साइन ओमेगा सी। अब देखो बच्चों, साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ, अभी मैं लिखूंगा पहले इसको कॉस ओमेगा टी। अब बच्चों कॉस ओमेगा टी को अगर साइन ओमेगा टी बनाना है, तो कॉस साइन 90 प्लस थीटा होता है। कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, बिल्कुल होता है, सही है। ठीक है, तो बच्चों जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कब होती है, जब 1 पर। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्या होती है, 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, लिख सकते हैं यहाँ पर कि E0 बाई 1 बाई ओमेगा सी भी हमारा क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन को I बराबर I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारी वैल्यू होगी बच्चों। अब यहां पर बच्चों I की जो I0 की जो वैल्यू है, ये I0 को पहले बच्चे क्या बोलेंगे, ये है हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्या है, I0 जो है हमारी बच्चों पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और I0 की वैल्यू जो है बच्चों वो है हमारी E0 डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा सी। ये हमारी क्या है बच्चों, E0 1 बाई ओमेगा सी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर तो बच्चों ये हम लिख सकते हैं, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हो गई। ठीक, आई बराबर I0 1 प्लस आई ओमेगा टी। ठीक, अब हमें जो पता है कि EMF वाली जो इक्वेशन थी वो हमारी इक्वेशन थी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी थी बच्चों। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, मतलब मान लो इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1। तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करते हैं बच्चों, तो मैं थोड़ा कलर देखिए बदलता हूं यहाँ पर। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, तो फिर मैं कंपेयर करके क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे बच्चे, तो हम देखेंगे दैट करंट लीड्स। क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि करंट लीड्स मतलब करंट के ये देखो फेज में, और ये करंट के फेज में, ये हमारा करंट है बच्चों, और करंट के फेज में और EMF के फेज में क्या अंतर है, पाई बाई 2 का। तो करंट लीड करेगा, क्योंकि बच्चों क्या लीड क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है। क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव। तो करंट लीड्स EMF बाई पाई बाई 2। ठीक है,
अब बच्चों इसके लिए मैं आपको इसका ना वो डायग्राम दिखाता हूँ, फेजर डायग्राम। कौन सा डायग्राम दिखाता हूँ? फेजर डायग्राम। तो आप इसी उसको नोट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए दैट इन अ परफेक्ट कैपेसिटर। अब आप लिख लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको ना एग्जाम रिटर्न में देना है, और वैसे भी आप अगर लिखेंगे तो आपको याद हो जाए। तो लिख लीजिए बच्चों, इन अ परफेक्ट कैपेसिटर द करंट लीड्स द ईएमएफ, वही बात लिखवा रहा हूं जो पीछे बोली मैंने, ईएमएफ बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और 90 डिग्री। इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, और ईएमएफ लैग्स बिहाइंड करंट, कितना बेटा लैग बिहाइंड करता है? बाय अ फेज एंगल, बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2 और 90। ठीक है, ये हमारी बात है यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब ईएमएफ, व्हेन ईएमएफ इज जीरो, इफ ईएमएफ इज जीरो, अगर मेरे बच्चों अगर ईएमएफ जीरो होगा, द करंट क्या होगा बच्चों हमारी? द करंट इज मैक्सिमम। मेरी बात समझे बच्चों? अगर ईएमएफ जीरो होगा तो करंट हमारा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंड वाइसा वर्सा, अगर करंट जीरो होगा तो हमारा ईएमएफ क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। अब आप पूछेंगे सर ये हो कैसे रहा है? ठीक है, राइट में मत जाओ, इसको लिख लो। अब आपको मैं एक फेजर डायग्राम दिखाता हूं बच्चों। ठीक है, तो अभी जो आपके सामने आने वाला है ना ये बच्चों, ये हमारा क्या है? फेजर डायग्राम। क्या होते हैं फेजर डायग्राम? तो इसमें वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं आई और ई को। तो बच्चों देखिए ये फेजर डायग्राम है हमारा। ठीक है, अगर ई मैक्सिमम है तो अगर करंट जीरो करते हैं, यहाँ पर देखो अगर ई मैक्सिमम है तो करंट हमारी जीरो हो सकती है। देखो यहाँ पर बच्चों ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो ये जीरो। ठीक, ये मैक्सिमम तो ये जीरो पे, ये मैक्सिमम तो ये जीरो पर। देख रहे हो बेटा? तो ये यहाँ पर रिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं यहाँ पे बच्चों आपके लिए एक चीज और निकाल लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा और नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ बेटा। तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे मैं यहाँ पे बात करूंगा आपके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। किसकी बात करूंगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस? देखिए हर टॉपिक में इस तरह की कई सारी चीजें आती आएंगी। ठीक है, अभी आपके तो आपको याद भी करता चलूंगा मैं आपको। देखिए साथ साथ परेशान नहीं होना है। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको बहुत ज्यादा फिजिक्स आती तो आप समझ सकते हो उसको, मैं समझाऊंगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है बच्चों? पी की वैल्यू ऑफ करंट देखी हमने, मतलब I0 की वैल्यू देखी हमने, ये तो पीछे से आपने देखी है ना, E0 1/ω, ये लिखा था पहले मैंने। ये क्या है बच्चों? हमारी पीक वैल्यू। अब बच्चों अगर हम ओम्स लॉ लगाए, कौन सा लॉ लगाए? ओम्स लॉ। तो हम देखते हैं कि 1/ω के डायमेंशन, 1/ω के डायमेंशन है एज डायमेंशन ऑफ किसके डायमेंशन है बच्चों? रेजिस्टेंस। अब आप पूछेंगे सर ये डायमेंशन का क्या कहते? तो बच्चों कक्षा 11 में पढ़ रखा है कि अगर डायमेंशन सेम है, ठीक है, इसका मतलब वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 1/ω हमारा क्या दिखाता है? एक तरह का इफेक्टिव अपोजिशन दिखाता है बच्चों, दिखाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी लगभग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। V बराबर आई आर, V बराबर आई आर से देखो तो I बराबर V/R, तो R ये रेजिस्टेंस का ही काम कर रहा है यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो ये दिखाएगा इट ऑफर्स इफेक्टिव अपोजिशन किसको? टू द फ्लो ऑफ करंट। किसमें बच्चों? इन कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, अब क्या है, इसको हम बोल सकते हैं रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या आप बोल दो कि रिएक्टेंस ऑफ। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जैसे इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस नाम बदल रहा है, सर्किट के लिए रेजिस्टेंस, वैसे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है मेरे बच्चों। अब बच्चों जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है हमारा, क्या होता है? कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है बच्चों, वो जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है बच्चों, तो उसके बाद थोड़ा सा और बताता हूं। उसकी वैल्यू होती XC बराबर 1/ω/C, और ओमेगा की वैल्यू प्यारे बच्चों होती 2πf और C। कहां से आई? ओमेगा बराबर 2πf कहां से? क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 2π/T, तो उसको लिख सकते हैं 2π12। 1/T की वैल्यू होती है f, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। और बच्चों ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या है बच्चों? यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
तो बच्चों आपने यहाँ से क्या देखा इस वाले फॉर्मूले से, कैपेसिटी रिएक्शन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। और इसके बीच में जो ग्राफ बना था, मतलब बच्चों ये जो ग्राफ है आपका, इस जो पेज पर मैंने ग्राफ दिखाया आपको, ये ग्राफ बच्चों क्या है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं बच्चों, इस ग्राफ को हम बोल देते हैं रेक्टेंगुलर, शायद ये पेन विजिबल कम होगा इसमें ग्रीन में, तो मैं इसी से लिख देता हूं बच्चों एक बार। इस ग्राफ को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं बच्चों इस ग्राफ को, इस ग्राफ को बोलते हैं प्यारे बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला साइकिल, ठीक है। मतलब कहने का ये है बच्चों, मैं आपको एक नए पेज पे समझाता हूं कि बच्चों मतलब कहने का ये है कि एट हायर फ्रिक्वेंसी, मतलब मान लो मैं यहाँ पे बोलूंगा एट हायर फ्रिक्वेंसी, थोड़ा विजिबिलिटी के लिए मैं व्हाइट भी ले लेता हूँ, ठीक है। एट हायर फ्रिक्वेंसी क्या होगा बच्चों, द चार्ज ऑन कैपेसिटर, द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर विल वेरी मोर रैपिडली। बच्चों बात समझ रहे हो, देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि अगर मान लो हायर फ्रिक्वेंसी पे जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे वो बहुत ज्यादा तेज वेरी करेगा, मतलब कहने का ये मतलब है बच्चों कि dq बाई dt हमारा क्या होगा बच्चों, ये भी हायर होगा, ठीक। अब अगर ये हायर होगा तो I बराबर क्या होता है बच्चों, dq बाई dt। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं, अब मैं आपको सीधा बताया था कि I अगर हायर फ्रिक्वेंसी में जाओगे तो ये वैल्यू नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे बच्चे कोचिंग पढ़ते हो ना आप, जो भी पैसे देके, वो आपको समझ लो फ्री में मिल रही है आपको कोचिंग, क्योंकि कोविड चल रहा है, वहां पे समझ लो बस, वो अदरवाइज इस कोचिंग के भी मैं चार्ज लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप समझ लो कि आपको जो चीज करने फ्री में मिल रहा है उस करने को अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू पे बच्चों क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है लोअर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बात समझे बच्चों कि अगर हायर फ्रिक्वेंसी पर जाओगे तो हमारी किसकी वैल्यू बढ़ेगी, करंट की, और करंट बढ़ रहा है इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब लोअर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यही यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर हायर फ्रिक्वेंसी पे जाओगे, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये घटेगा। कैसे घटेगा वो मैंने समझा दिया आपको कि अगर हायर फ्रिक्वेंसी पे गए तो चार्ज कैपेसिटर पे वेरी होगा, चार्ज वेरी होगा तो किस चार्ज वेरी को कैसे लिखेंगे, dq बाई dt, और dq बाई dt क्या होता है बच्चों, I की वैल्यू होती है। समझ गए? चलो अब यहाँ पे आती है बात, है सर यूनिट बता दीजिए मुझे। बिल्कुल बताऊंगा यूनिट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपका जो है वो सी फैरेड में होता है, जो कैपेसिटेंस होता है बच्चों उसकी यूनिट क्या होती है, वो हमारा होता है फैरेड। तो और एफ बच्चों हमारा फ्रीक्वेंसी किस में होती है बच्चों, ये होती है हर्ट्ज में। मैं सब लिख देता हूँ साफ साफ। तो एक्ससी जो होता है कैपेसिटर, इसको वैल्यू होती है ओम। सबकी ये समझ गया आप? अच्छा, तो कैपेसिटर रिएक्टेंस जो होता है ओम होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम डीसी की। डीसी हमारा क्या है बच्चों, डायरेक्ट करंट। क्या होता है सर डायरेक्ट करंट, आप तो एसी तो ऐसे बनाते हैं सर, तो डीसी कैसे बनाएंगे? अरे सर डीसी हम ऐसे बनाएंगे बच्चों। क्या बनाएंगे डीसी? डीसी मेरे प्यारे बच्चों, डीसी ये क्या है हमारी डीसी है, ये बच्चों क्या है हमारी एसी है। ये हम ऐसे ही बना देते हैं। वैसे मैं सच बताऊं, अगर बच्चों थोड़ा डीप अगर नॉलेज पे जाऊं तो मैंने सिर्फ इसको एसएचएम के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए एसी को, ठीक है। बात समझे बच्चे? अच्छा, तो डीसी में प्यारे बच्चों क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बदलती नहीं, फ्रीक्वेंसी होती है 0। तो वहां पर जो एक्ससी की वैल्यू होती है वो 1/2 पाई एफसी मतलब इन्फिनाइट होती है। मतलब अगर लिखना चाहो तो एक्ससी की वैल्यू डीसी के लिए क्या होती है, एक्ससी फॉर डीसी इज इन्फिनाइट। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? ये बात है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, इसका जो कैपेसिटिव का जो अपोजिट होता है, मतलब जस्ट विपरीत बोले तो जो अपोजिट ऑफ कैपेसिटेंस, तो हमने क्या बोला अभी बच्चों, रिएक्टेंस, ठीक है। ये हमारा क्या था, रिएक्टेंस। द अपोजिट ऑफ रिएक्टेंस इज बच्चों कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, सस्पेक्टेंस। सस्पेक्टेंस क्या बोलते हैं? द अपोजिट ऑफ रिएक्टेंस इज बच्चों सस्पेक्टेंस। सस्पेक्टेंस, ठीक है। इसको बच्चों लिखते हैं MHO। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, OH। क्या होती है बच्चों, ओम। तो ये जस्ट उल्टा होता है इसका। तो बच्चों ये जस्ट उल्टा होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, महो से। और महो क्या लिखते हैं बच्चों, इसको लिखते हैं बच्चों ओम यूनिवर्स से। और बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। और बच्चों लिख सकते हैं इसको
साइमेंस, इसको बच्चों सीमेंस से भी लिख सकते हैं, ठीक है। माँ कहने का ये है कि ये सब नोट करते चलो, ठीक, कॉपी में। अब आगे बढ़े, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, समझ में आया। देखो बच्चों समय ले रहा हूँ, समय में ले रहा हूँ आपका, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब बच्चों ये देखो एल आर सीरीज सर्किट पे आते हैं। एल आर मतलब कि इसमें बच्चों इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है। एल और आर का मतलब जान लो बच्चों, एल का मतलब यहाँ पर इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस है, किसका मतलब बच्चों, एल का मतलब यहाँ पे बच्चों इंडक्टेंस है, और आर का बच्चों तो आप जानते ही हैं रेजिस्टेंस है। अभी आपको क्लियर, तो ये बच्चों ये एल है और ये आर है, ये हमारा क्या है, फेज डायग्राम, ठीक। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि हम कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक एसी लगाई। बच्चों ये साइन किसका है, ये जो आपको ये साइन दिखाई था, साइन किसका है बच्चों, ये साइन है एसी का। किसका साइन है बच्चों, ये साइन है बच्चों एसी का, ठीक है। मैं रफ कर देता हूँ इसको ताकि खराब न लगे फिगर देखने में। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर एक इंडक्टेंस है और एक नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो करंट जो है, क्योंकि ये सीरीज में लगे, ये बात देख लो बच्चों कि क्योंकि ये क्या है, एल और आर, एल और आर क्या है बच्चों, सीरीज में है, तो सेम करंट विल फ्लो थ्रू देम, सेम करंट विल फ्लो, सेम करंट बच्चों फ्लो करेगी इनके बीच में। अच्छा, अब हम मान लेते हैं कि हमने क्या करा बच्चों, यहाँ पर एक आई करंट लगाई, क्या लगाई, आई करंट लगाई है बच्चों, और जो वी पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वो वीएल है और वी आर है। वीएल किसके लिए है बच्चों, एल के लिए, और आर वी आर किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ऐसे केस में बच्चों हमें इनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो हम लिख सकते हैं बच्चों वी एल बराबर आई एक्स एल और वी सी बराबर वी आर बराबर आई आर, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर एक्स एल क्या है बच्चों, तो एक्स एल है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ है, तो मेरे प्यारे बच्चों पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो में मैंने इस चीज को करा रखा है, अगर हो सकता है मैं इसी पे जोड़ दूं, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को बता रखा है, ठीक है बच्चों। तो आप वहां से देख सकते हैं, थोड़ा पहले वीडियो में देखो मिल जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं सब पढ़ाऊंगा, जितने भी बड़े बड़े टीचर इसमें जो भी यूट्यूब पर कहीं भी पढ़ा रहे हैं उन सबको मैंने देखा है, तो सबसे अच्छा कराने की कोशिश करूंगा तुमको बच्चों, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक दैट आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट आई एम गोइंग टू स्पीक दैट आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ माई सेल्फ टू क्रिएट द बेस्ट फॉर यू। अपना सबसे बेस्ट देखिए, आपके लिए सबसे बेस्ट निकालूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, बात समझे। वी आर जो है बच्चों, अब हम इसको थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं, चलते हैं अपने फिगर पे। देखो बच्चों यहाँ पर ये देखो, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, ओके एक मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, करंट। करंट किसके साथ फेज में है, तो प्यारे बच्चों करंट वी आर के साथ फेज में है, मतलब करंट और वी आर एक ही फेज में है, मतलब एक ही दिशा में है। कौन कौन एक दिशा में है बच्चों, तो करंट और ये कौन सा बच्चों आपके लिए, ये वी आर और ये बच्चों दोनों एक ही फेज में, ठीक है। कौन कौन दोनों एक फेज में, ये देखो बेटा, ये आपका वी आर और ये बच्चों करंट, ठीक है। वी आर और करंट दोनों बच्चों सेम ही फेज में। अच्छा, तो आप समझ गए। और अब जो वीएल है बच्चों, जो वीएल है और जो वी आर है, इनके बीच बच्चों क्या है, 90 डिग्री का आ गया है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये वीएल है हमारा, ये वीएल है और ये हमारा बच्चों वी आर है। तो इनके बीच में बच्चों क्या है आपका 90 का क्या है, एंगल है, ठीक है, 90 का कोण है, ठीक है। मतलब और इसी वजह से इनका जो सम है वो इसके बराबर नहीं है बच्चों। तो इसके फेजर डायग्राम से, इसके फेजर डायग्राम को बेस बना के हम आपके लिए कुछ लिखते हैं। देखो बच्चों बहुत इजी तरीके से लिखते हैं, ठीक है, आपको मजा आएगी, मजा आएगी। चलो देखो बच्चों हम लिख सकते हैं दैट ई स्क्वायर दैट इज अप्लाइड, जो ईएमएफ है बच्चों ये हमारा क्या है, अप्लाइड ईएमएफ। क्या है बच्चों, अप्लाइड ईएमएफ। देखिए बच्चों समझ एक बार दिल में उतर गई बातें तो समय नहीं लगता है। वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये लिख सकते हैं। अच्छा, तो आई ई स्क्वायर वी, इसकी वैल्यू हम लिखते हैं तो आई कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं एक्सएल स्क्वायर, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर हो गया बच्चों। तो अगर हम बच्चों यहाँ से आई को निकाले तो आई की वैल्यू हो जाएगी बच्चों हमारी ई बाई एक्स एल स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, ये पूरे में स्क्वायर रूट। तो बच्चों ये किसकी आ गई, करंट की वैल्यू आ गई। आगे बच्चों अब फिर वही बात, क्या कौन सी बात, ये देखो बच्चों अप्लाइंग ओम्स लॉ। क्या देखते हैं बच्चों, ओम्स लॉ के अनुसार अगर हम बच्चों ये सब चीजों को देखें तो हमारा जो है, अगर हम ओम्स लॉ के अनुसार देखें तो ये जो बच्चों हमारा ये वाला टर्म है,
मतलब कहने का मतलब ये टर्म है जो बच्चों, ये वाला टर्म है, ये टर्म बच्चों हमारा क्या कहलाता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहलाता है। किसके अनुसार बच्चों? अगर हम ओम्स लॉ के अनुसार देखें इस चीजों को, तो बच्चों ये वाला टर्म हमारा क्या कहलाता है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इस किसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बच्चों, इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। ठीक है, इसी इम्पीडेंस को किससे दिखाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जेड से दिखाते हैं। 10 बार एक चीज को रिपीट करूंगा, दिमाग में बैठा दूंगा, टॉप करोगे सभी, परेशान ना हो। ठीक है, तो जेड ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा इम्पीडेंस कहलाता है। ठीक है, इस वजह से बच्चों एलआर सर्किट में हम लिख सकते हैं, तो मैं इसको मिटाता हूं बच्चों, लिख देता हूं इन एलआर सर्किट। क्या लिख सकता हूं बच्चों? लिखता हूं यहां पर इन एल आर सर्किट, मतलब कैप ये हमारा बच्चों क्या है हमारा यहाँ पर? ये इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस सर्किट जेड इज इक्वल टू, जेड इज इम्पीडेंस इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर प्यारे बच्चों। और एक्सएल की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा एल। ठीक है बच्चों, ओमेगा एल। ठीक है, और हमारा इसको ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तैयार हो बच्चों? ये हमारा क्या है? इम्पीडेंस। बात आती है भैया कि यहाँ पर हमें बताएं सर कि इम्पीडेंस क्या है। तो बच्चों इम्पीडेंस जो है वो है ऑब्स्ट्रक्शन, एक प्रकार का क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाधा है बच्चों। क्या है? बाधा है। किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए बाधा, मतलब एक तरह से रेजिस्टेंस है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो जेड की वैल्यू बच्चों यहाँ पर हो गई आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, इम्पीडेंस। अब देखो बच्चों, जो इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट बच्चों, इम्पीडेंस का जस्ट विपरीत बच्चों, तो जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा? इम्पीडेंस का जस्ट अपोजिट बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसको लिख सकते हैं बच्चों एडमिटेंस। कई बार आपसे क्वेश्चन में आ सकता है कि एडमिटेंस की यूनिट बताओ, एडमिटेंस के बारे में ये बताओ, जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं उनके लिए, जो बच्चे बोर्ड्स में उनके लिए भी। तो बच्चों एडमिटेंस ये होता है, एडमिटेंस की यूनिट होती है बच्चों एम एच ओ। इसकी क्या थी बच्चों? ओ एच एम। ओम इसको बोलते हैं महो। फिर वही बात, इसको ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं बच्चों, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, और इसको सीमेन भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर हमें एक बार फेजर डायग्राम दिखा दीजिए तो हम थोड़ा समझ जाएं। तो बच्चों ये देखो फेजर डायग्राम। क्यों दिखा रहा हूं फेजर डायग्राम? तो समझाता हूं बच्चों। ये आप इसको आप एक बार दिमाग में बिठा लो बच्चों, बिठा लोगे आप दिमाग में बच्चों? इसको यहाँ बिठा लोगे बच्चों एक मिनट? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको, अगर मैं कुछ कर सकूँ इसको यहाँ से, तो यहाँ पे बच्चों गड़बड़ हो जाएगी अगर मैं इसको कुछ दोबारा नहीं बनाऊंगा। इसको मैं यहाँ समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या कहना चाह रहा था बच्चों कि यहाँ पर इसको मैं एक बार और साइड लेके समझाता हूँ। देखो बच्चों, फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बच्चों आपने पीछे देखा था, तो इन एलआर सर्किट, एलआर सर्किट में बच्चों क्या होता है? द इम्प्लाइड ईएमएफ, जो अप्लाइड ईएमएफ है बच्चों, वो जो ईएमएफ लगाते हैं बच्चों, द अप्लाइड ईएमएफ क्या होती है बच्चों? लीड्स द करंट, लीड्स द करंट बाय आई। ठीक है, कौन से करंट को? आई को लिस्ट करता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? उनके बीच में फेज एंगल। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या निकालने जा रहे हैं? फेज एंगल। क्या निकालने जा रहे हैं बच्चों? फेज एंगल। ठीक है, तो मैं लिखता हूं आपके लिए फेज एंगल। अब प्यारे बच्चों के मन में सवाल आएगा कि सर ये फेज एंगल क्या है? तो भैया फेज एंगल ये होता है tan फाई बराबर वी एल बाई वी आर। अब बच्चों ये जरा एक बार देख लो जरा, यहां से tan फाई बराबर वी एल और वी आर। मैं समझाता हूं बच्चों, देखो साइन कॉस tan क्या होते हैं? साइन कॉस tan। तो बच्चों इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जरा देखो बच्चा, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है वीएल, और बेस क्या है बच्चों? ये हमारा बेस है। ठीक है, तो बच्चों उसी हिसाब से मैं लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों वीएल की वैल्यू क्या होती है? तो वीएल की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू होती है आई एक्सएल, और इसकी वैल्यू होती है आई आर। आई से आई कट गया, तो बच्चों फाई की वैल्यू आ गई हमारी, tan फाई की वैल्यू बच्चों आ गई एक्स एल बाई आर। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये हमारी tan फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा
बच्चों अगर L 0 है, अगर L हमारा 0 है मेरे प्यारे बच्चों, तो फाई क्या होगा बच्चों, हमारा 0 होगा। मतलब कहने का है कि EMF और I क्या होंगे बच्चों, हमारे सेम फेज में होंगे। क्या होंगे बच्चों, EMF और I क्या होंगे बच्चों, सेम फेज में होंगे। लेकिन 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 मेरे प्यारे बच्चों, अगर फाई क्या है बच्चों, 90 है, अगर R बराबर 0 है तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 90, क्योंकि 10 90 बच्चों इन्फिनिट होता है, तो R बराबर 0 यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना बस को। चलो, तो यहाँ पर 90 होगा, तो बच्चों इसमें फिर क्या होगा, EMF और I में क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का अंतर होगा फेज में। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये सब जाना था, थोड़ा सा एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, दोबारा दोहरा देता हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था LR सीरीज सर्किट। LR सीरीज सर्किट में मैंने पहले आपको बताया कि ये L यहाँ पे इंडक्टेंस है और R हमारा रेजिस्टेंस है। इसमें हमने बताया कि इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको VL और VR से लिखते हैं, ये हमने उनका फेजर डायग्राम बना दिया था बच्चों। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने इनको बताया कि बेटा इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में जान लो। तो जो हमारा एक्सेल था बच्चों यहाँ पर, वो हमारा क्या था यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस था। और यहाँ पे ये जो है फिर मैंने अप्लाइड EMF के बारे में निकाला, तो E स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। सॉल्व करके मैंने बच्चों यहाँ पर I की वैल्यू निकाली, इस फॉर्म में I की वैल्यू निकाल ली बच्चों, तो हमें यहाँ पर Z इंपीडेंस मिल गया। अगर बच्चों इंपीडेंस के बारे में मैंने बात की, तो इंपीडेंस हमारी एक प्रकार की बाधा है, रेजिस्टेंस है, और इंपीडेंस का जस्ट उल्टा बेटा हमारा एडमिटेंस कहलाता है। उसकी यूनिट कुछ बच्चों इस प्रकार है। यहाँ पर बच्चों एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा L, और इसको मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए, और यहाँ पे मैंने फेज एंगल निकाल के दिखा दिया। किसी भी सर्किट में बच्चों ये तीन ही चीजें आपको पढ़ानी जानी चाहिए, और यही तीन चीजों को हम जानते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर L अगर 0 हो जाए, मतलब जो सर्किट में अगर वो इंडक्टेंस जो है वो हमारा खत्म हो जाए, तो वो करंट और वो दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। कहने का मतलब वह है कि वही वाली बात आ जाएगी। अगर R 0 कर दे बच्चों, तो सिर्फ इंडक्टेंस वाला बचेगा सर्किट ये, तो उसमें बेटा हमारा करंट और EMF 90 के बीच में आ जाएंगे। अब चलते हैं बच्चों हम CR सीरीज सर्किट में। तब हम खोलते हैं CR सीरीज सर्किट। CR का मतलब समझते हो बेटा, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दो सीरीज सर्किट के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारा VC की वैल्यू है बच्चों IXC, और VR की वैल्यू है IR। अब आप सोचेंगे सर स्टार्टिंग की वैल्यू, क्लासेस बड़ी जो स्टार्टिंग के बच्चों जो पढ़ा रहा था उसमें थोड़ा मैं स्लो चल रहा था, क्योंकि एक बार आप सुन लो, एक बार समझ लो कि VC क्या है, VR क्या है, VL क्या है, XL क्या है, IL क्या है, सब जान जाओ। L क्या है, ये क्या है, वो क्या, सब समझ जाओ, फिर जानने लगोगे, फिर जरूरत नहीं पढ़ाने की इस चीज। ठीक है, बार बार बच्चों। तो ये हमारा क्या है, AC है। ठीक है, हमने यहाँ पर EMF अप्लाइड किया, तो इस तरह चीजें मिल गई बच्चों। यहाँ पर XC क्या है, कोई बच्चा मुझे बताएगा XC क्या है। XC बच्चों इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब हम बच्चों आपको इसका जरा फेज डायग्राम दिखा देते हैं, क्योंकि फेज डायग्राम के तौर पे ही मैं आपको लिए वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका क्या है, फेजर डायग्राम देख लो बच्चों। क्या है इसका, फेजर डायग्राम देख लो। ठीक है, VC और VR बच्चों इनके बीच में क्या है, फाई का अंतर है। इसमें क्या है बच्चों, जो ये करंट है बच्चों, यहाँ पर जो I है, I जो है बच्चों वो क्या है, लैगिंग बिहाइंड। जो VC है, VC लैग्स बिहाइंड I by 90। ये बच्चों ये एंगल क्या है हमारा, 90 का। ये एंगल क्या है बच्चों, हमारा 90 का है। तो VC लैग बिहाइंड देम बाई 90। बच्चों ये फॉर्म ये आप जानते हो यहाँ पर कि E स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं E स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर। VR के बच्चों होती है R स्क्वायर, VC की वैल्यू होती है बच्चों XC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो I के लिए निकालना चाहोगे तो I की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर E बाई स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब फिर हम बच्चों वही बात कहते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार देखें तो हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन बच्चों इसको रेजिस्टेंस ना बोल के हम बोलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम बच्चों बोल देते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला होता है, जेड का जो वैल्यू होती है वो होती है R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होती है बच्चों। XC की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, 1/ω होती है प्यारे बच्चों। अच्छा, तो आगे चलते हैं बच्चों। मुझे स्लाइड बार बार बदलनी पड़ती है, तो इस वजह से आप परेशान ना हो, वीडियो को रोक लीजिए, वहां पर लिख लीजिए। परेशान ना हो बच्चों, मैं आपको इंटरटेन भी करता रहूंगा बीच में, तो कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा।
क्या होता है बच्चों, जब क्लास लेता हूँ तो थोड़ा सीरियसनेस आ ही जाता है अंदर, अदरवाइज मैं जब कोचिंग वगैरह में लेता हूँ थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों का क्लास में मन भी लगा रहता है, तो थोड़ा सा हंसी मजाक चल जाता है, हम लोग कर लेते हैं। मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा हमारा आपका इंटरेक्शन नहीं है, अदरवाइज हम लोग इस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो बच्चों जेड की वैल्यू आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है बच्चों। अब हम क्या समझ रहे हैं, फ्रॉम फेजर डायग्राम, क्या लिखो कि फ्रॉम फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम से बच्चों क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, तो लिख दो कि अप्लाइड ईएमएफ, दो बच्चों अप्लाइड ईएमएफ ई, अप्लाइड ईएमएफ ई लैग्स बिहाइंड करंट आई, ठीक है। तो बच्चों जो फेज एंगल होगा, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा फेज एंगल होगा जिसको लिखते हैं बच्चों मेरे tan फाई से, इसकी वैल्यू होती है वी सी बाई वी आर होती है बच्चों। वी सी की वैल्यू होती है बच्चों एक्स सी, और वी आर की वैल्यू होती है आई आर बच्चों। तो आई से आई कट गया, आई एक्स सी आई आर, तो ये बच्चों ये बचा। एक्स सी की वैल्यू होती है 1 बाई ओमेगा सी प्यारे बच्चों, तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा था, क्या था बच्चों, ये हमारा था सी आर सीरीज सर्किट, ठीक है। अब आपको बड़ा इजी मैंने समझा दिया, मैंने बताया यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने ईएमएफ लगाई, ईएमएफ लगाने पर बच्चों क्या हुआ, ये हमारा जो है ये वीसी है, ये हमारा वीआर है, ठीक है। मतलब ये वोल्टेज है यहाँ पर अप्लाई अपटेन हुए, और यहाँ पे ये एक्ससी आईआर के बराबर है। फिर मैंने इसका फेजर डायग्राम आपको दिखा दिया, और इस फेजर डायग्राम से मैंने इसको इंपीडेंस निकाल के दिखा दिया आपको, फिर मैंने फेज एंगल आपको निकाल के दिखा दिया। बहुत इजी तरीके से मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है बच्चों। अब हम चल रहे हैं बच्चों अपने एलसी सर्किट पर, किस पे चल रहे हैं, एलसी सर्किट पर। परेशान ना हो, बहुत ही मजा आने वाला है। एलसी, ठीक है बच्चों। चल, एल हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, एल हमारा क्या है, इंडक्टेंस है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ये, ठीक है। थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते भी रहो भाई तुम लोग, ठीक है। मौज दिलाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है, मौज लेने के लिए आते हो। चलो, तो देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, इंडक्टेंस है, और ये हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है। राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, बड़ा ही सुंदर लिखता हूं मैं। अभी तक मैं देखो उतनी देर से बना नहीं पा रहा हूँ ये एरो, चलो अब बना ले गया। मेरी आर्ट बहुत अच्छी बच्चों, ठीक है। आर्ट के लिए बच्चों देखो, मैं ये देखो आपके लिए, ये देखो मैं मैंगो बना लेता हूँ बच्चों, ये देखो, ये मैंने बच्चे ने बहुत बनाया है, ठीक है। और क्या बनाते थे फिर बताऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, आपको मन लगा रहा है इसलिए मैं ऐसा कर देता हूँ। देखिए बच्चों, क्या है कि इन दिस केस दैट आई एम टेलिंग यू हियर, इन दिस केस यू नो द जो पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों वी, मैं उसको डायग्राम से मैं क्या यहाँ पे दिखाता हूँ बच्चों। तो ये आप देख लीजिए, इस डायग्राम को देखो, इस फेजर डायग्राम को देखो, इसमें आपको दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मैं बोलूंगा आप सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, मैं बोलूंगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों वी लीड्स करंट, प्यारे प्यारे बच्चों आई को लीड करता है बाई 90, ठीक है। वाई पोटेंशियल डिफरेंस वीसी दिस लैग बिहाइंड करंट बाई 90। क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि वीसी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये लैग कर रहा है किससे बच्चों, आई से, और जो वीएल है मेरे प्यारे बच्चों, ये लीड कर रहा है किससे मेरे प्यारे बच्चों, आई से। बात समझ में आई, भेजे में गई और धुड़ुंग हो गई, ठीक है। और वीएल और वीसी के मेरे प्यारे बच्चों कितने डिग्री में है, 180 में है। बात समझे तीनों चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि दे आर इन अपोजिट फेज टू ईच अदर, एम आई राइट। अच्छा, अगर मैं राइट हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या मैं लिख सकता हूं ई बराबर वीएल डिफरेंस वीसी, विच वन इज ग्रेटर, आप डिसाइड कर लो, ठीक है। ये लगा हुआ है, और जेड को लिख सकते हैं बच्चों, जेड को लिख सकते हैं एक्स एल डिफरेंस एक्स सी, ठीक। जेड हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जेड हमारा है इम्पीडेंस, क्या है, इम्पीडेंस है। माउस तो बहुत तार ही हो गया। अच्छा, अब एक्स अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाए, और ये 0 के बराबर हो जाए बच्चों, क्योंकि अगर एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो इस कंडीशन में अगर इम्पीडेंस 0 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, क्योंकि उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जो होगा बच्चों क्या होगा, इनफिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इनफिनाइट हो जाएगा। मतलब जिस करंट को कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, इनफिनाइट हो जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों
इस कंडीशन को कहते हैं बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, क्या है वो गाना? तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कहते हैं। आगे बढ़े बच्चों, तो देखो एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया। अब हम लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी है। तो बच्चों ओमेगा की वैल्यू होती है 2πfl बराबर 2πfc। बच्चों एफ स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से हो जाएगी वैल्यू 4π²LC। तो मेरे प्यारे बच्चों एफ की वैल्यू हो जाएगी 2π√LC। बच्चों ये हमारा एफ क्या है? तो एफ हमारे प्यारे बच्चों, एफ हमारा है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पेन का रंग बदल देता हूं। क्या है बच्चों यहां पर? ये है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बच्चों? तो ये हमारी क्या थी? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी। मतलब उस कंडीशन में जहां पर हमारा इंपीडेंस 0 हो जाए, तब एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इन्फिनाइट हो जाए, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन कहते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो एक्सएल तब हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी वैल्यू होती है 1/2π²LC। ठीक है बच्चों, अब हम चलने जा रहे हैं बच्चों LCR सीरीज सर्किट पर। किस पे चल रहे हैं? LCR। एल बच्चों क्या है? LCR गाड़ियों में लिखा रहता है ना, जब कार चलाते हो तो हमारा जो पहला लाइसेंस बनता है बच्चों, तो उसमें गाड़ी के कॉलम लिखा था एल। एल मतलब आप क्या है? पूरी तरह से लर्निंग है। ठीक है, क्या है बच्चों? लर्निंग लाइसेंस के अंतर्गत आप लोग आते हैं। ठीक है, एल का मतलब कुछ और नहीं होता। ठीक है, लर्निंग है आप। ठीक है, अच्छा फिर से बात करते हैं। अरे भाई यहाँ पर एक हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगा दी है बच्चों, इसकी वैल्यू है E बराबर A0 sin ओमेगा टी। ये हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और यहाँ पर L और C और R तीनों चीजें सीरीज में ज्वाइन है। इसका मतलब है अगर ये तीनों सीरीज में ज्वाइन है तो क्या होगा बच्चों? सेम करंट विल फ्लो। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ करंट बच्चों इन सब में फ्लो करेगी और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ। मतलब ये बात बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, क्योंकि प्यारे बच्चों सेम करंट इसमें फ्लो कर रही है। अब आप पूछेंगे सर इसमें ऐसा खास क्या है? खास है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तीनों की वैल्यू आपके सामने लिख रहा हूं, VL, VC और VR की। जरा बोलो बच्चों VL की वैल्यू IXL होती है कि नहीं होती है? चलो जरा बोलो बच्चों VC की वैल्यू यहाँ पर IXC होती है नहीं होती है? जरा बोलो बच्चों VR की वैल्यू IR होती है नहीं होती है? होती है। ठीक है बच्चों, अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें आप समझ गए तो जरा मुझे बताइए कि भाई एक्सएल को क्या कहते हैं? एक्सएल को क्या बोलते हैं बच्चों? जल्दी बोलो। इसको बच्चों बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? दोनों को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आई आप आर को जानते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, इस सर्किट के लिए मैं बताता हूँ आपको फेजर डायग्राम। बच्चों जरा इस फेजर डायग्राम को देखो और एक बार गौर से देखो क्या है कह रहा है बच्चों इस फेजर डायग्राम में कि वी आर इज इन फेज विद आई। वी आर जो है आई के साथ फेज में है। ठीक है, VL जो है लीड्स आई। VL मेरे प्यारे बच्चों आई को लीड करता है। ये हमारा VL है मेरे प्यारे बच्चों, इट लीड्स आई बाई 90 डिग्री। ठीक, VC लैग बिहाइंड बच्चों, ये VC है, इट लैग बिहाइंड। तो मेरे प्यारे बच्चों VC आपको लैग करता है और VL यहाँ पर क्या है बच्चों? लीड करता है। ठीक है, फेजर डायग्राम से देखो। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है बच्चों? इस डायग्राम से हम कुछ समझ गए कि VL और VC का जब रेजिस्टेंस निकालते हैं रिजल्टेंट, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमें मान लेते हैं कि VL इज ग्रेटर देन VC। क्या मान लिया? VL हमारा क्या है बच्चों? VC से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा किसे दिखाया गया? ये वेक्टर से। कौन से वेक्टर से? OD वेक्टर से। बच्चों रिजल्टेंट क्या दिखाया गया? OD वेक्टर से। ठीक है, ये हमारा क्या है? VL और VC है। क्या है बच्चों? VL और VC है। ठीक, अब बच्चों इसी कंडीशन को लेकर के हम लिख सकते हैं दैट E स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। बच्चों इसको लिख सकते हैं E स्क्वायर इज इक्वल टू आई का बच्चों कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XE का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों I की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी E डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एम राइट मेरे प्यारे बच्चों? अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाई देख करें, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें बच्चों, तो जो हमारा ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर, ये हमारा कहलाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हमारा कहलाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलेंगे तो हम उसको अपनी भाषा में क्या बोल सकते हैं? इम्पीडेंस। सर्किट की भाषा में बच्चों बोल सकते हैं इम्पीडेंस। तो बच्चों इम्पीडेंस की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर? जेड बराबर हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है बच्चों? अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है वैल्यू एक्स एल की क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? ओमेगा एल। एक्स सी क्या होती है? 1/ओमेगा सी। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम इन वैल्यूज को रख दे उठा के, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर माइनस 1/ओमेगा सी स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों हमारी हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई है? इम्पीडेंस की वैल्यू हमारी आ गई। किसकी वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी वैल्यू आ गई इम्पीडेंस की। ठीक है, अब बच्चों जरा फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग देख ले जरा आप इस फेजर डायग्राम को बड़े गौर इस फेजर डायग्राम को जरा बड़े गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों। इस डायग्राम में देखो ये VL और VC है मेरे प्यारे बच्चों, ये VL और VC है मेरे प्यारे बच्चों, ये VL और VC है। अगर ये VL है, ठीक है बच्चों, ये हमारा करंट है, ये हमारा VR है और ये हमारा VC है। मेरे प्यारे बच्चों VC लैग कर रहा है, VL लीड कर रहा है और VL और VC का रिजल्टेंट ये है। इनमें 90-90 का वो है बच्चों अंतर। क्या मेरे प्यारे बच्चों इसमें से फाई की वैल्यू जो कि इसको हम बोलते हैं फेज निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं सर, मैं आपके सामने यहाँ पर निकाल देता हूँ। जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर फेज क्या बच्चा? फेज फाई की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चों फेज फाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी दैट tan फाई। क्या होता है tan फाई बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब VL माइनस VC बाई VR। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा XL माइनस XE बाई R। बच्चों इसको और अच्छा लिखेंगे तो हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बाई। ये हमारे बच्चों केसेस हो गए। अब यहाँ पर बच्चों 3 केस आते हैं। कौन कौन से? 3 केस आ रहे हैं। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर मैं एक सीट देता हूँ बच्चों अगली। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों द फॉलोइंग 3 केसेस अराइज। तो यहाँ पर लिख दो बच्चों 3 केसेस अराइजेस। ठीक है बच्चों, 3 केस कौन कौन से अराइज होते हैं पिछली वाली बात को लेकर के मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखता हूं मैं 3 केसेस। ठीक है, 3 केस कौन कौन से मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला केस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस वाले को देखो जरा, इसके रिलेटेड में बात करने जा रहा हूं बेटा। इनसे रिलेटेड 3 केस हैं, 1 2 3। इनसे रिलेटेड 3 केस के बारे में बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला केस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी हो, अगर ये हो तो बच्चों tan फाई आपका क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। क्या होगा बच्चों? tan फाई क्या हो जाएगा बच्चों? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इन दिस केस बच्चों क्या होगा? EMF विल लीड करंट। इन दिस केस में क्या होगा बच्चों? EMF विल लीड करंट। ठीक है, आई अगर बच्चों EMF करंट को लीड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर EMF, इसको बड़े गौर से समझिएगा, इसको बड़े गौर से समझिएगा। यहाँ पर मैं इसको अगर और अच्छे से लेना चाहूँ, ये देखो थोड़ा डायग्राम, अगर आपको रंग की समस्याएं हैं तो ये लो। ठीक है बच्चों, अगर ये लाइट इसको, तो इसका मतलब ये होता है कि सर्किट इज मोर इंडक्टिव, सर्किट इज मोर इंडक्टिव rather than being कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। तो बच्चों इसको कैपेसिटेटिव और रेजिस्टिव ना होने के बावजूद ये बच्चों क्या हो गया? ये सर्किट कैसा हो गया? इंडक्टेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों? सर्किट इंडक्टेंस सर्किट हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरे केस में चलें। चलो दूसरे केस में चलते हैं। पहला केस आपने देख लिया मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा केस देखो। अगर मेरे प्यारे बच्चों कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए कि ओमेगा एल इज लेस देन 1/ओमेगा सी, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या केस बनेगा? tan फाई क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निगेटिव हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं सर क्या है? इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं बोल रहा हूँ,
इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, इस चीज को देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर tan फाई निगेटिव हो गया तो ईएमएफ जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ईएमएफ जो ई होगा, इट विल लैग बिहाइंड करंट। इसका मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सर्किट इज मोर कैपेसिटेटिव, सर्किट इज मोर कैपेसिटेटिव। मेरे प्यारे बच्चों, मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको बोर्ड का पेपर देना है, तो वहां पर लिखना ही ज्यादा अच्छे तरीके से भी होगा। डोमिनेटेड द सर्किट, मतलब कैपेसिटेंस ने सर्किट को मेरे प्यारे बच्चों डोमिनेट कर लिया है। ठीक है, क्या कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, इसने सर्किट को डोमिनेट कर लिया है। अब आते हैं बच्चों एक बहुत ही उम्दा बात पर, तो पेज नंबर लेते हैं अगला और आपसे उम्दा बात शेयर करते हैं। ओमेगा एल अगर ओमेगा सी के 1/ओमेगा सी के बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाए, 1/ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। अगर ये हो जाए बच्चों कंडीशन यहाँ पर, तो क्या होगा, अरे तब बच्चों tan फाई की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 हो जाएगी तो मेरे प्यारे बच्चों ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर फेज सेम लिखो या ना लिखो, या लिखो कि आर इन फेज ओनली, तब भी बात चल जाती है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, सर्किट इज मोर रेजिस्टिव। क्या है बच्चों, सर्किट यहां पर क्या है, रेजिस्टिव होगा। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो जेड को लिखो बच्चों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। यहाँ पर रखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे रख के देखो जरा, ओमेगा एल वाली कंडीशन बच्चों, तो आर आ जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब ये जो है ये मिनिमम वैल्यू है। मतलब कहने का ये है बच्चों कि इंपीडेंस क्या हो गया, इंपीडेंस इज मिनिमम। गला बैठ गया बच्चों पढ़ाते पढ़ाते आपको, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करें। ठीक है बच्चों, करंट क्या होगी इस केस के लिए, करंट मैक्सिमम हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगी, करंट मैक्सिमम हो जाएगी। अब जरा बताओ इस केस को क्या बोलेंगे, तो बच्चों पिछला वाला जो केस जो मैंने अभी समझाया आपको, इस केस को मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस। सर ये बार बार आप इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस ले आते हैं, लेकिन सर समझाएंगे कब, अरे बच्चों वेट करो, सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। थोड़ा सा इंतजार करो, टॉपिक आएगा पूरा समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, काज के बाद भूलोगे नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी कंडीशन है, तो जरा इसको देख लेते हैं। अगर बच्चों XL बराबर XC हो गया, तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी हो गया। यहाँ पर भी मैं आपको फ्रीक्वेंसी निकाल दिखाऊंगा। तो ओमेगा की वैल्यू बच्चों हो गई 1/√LC हो गई बच्चों। तो एफ की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ये होती है 1/2π√LC। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। क्या हो गया बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बच्चों इसको हम F0 भी ले सकते हैं, इसको लिखते हैं F0। तो ये हमारा बच्चों क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। ठीक है बच्चों, समझ गए। अच्छा बच्चों, अगर आप इस चीज को थोड़ा समझे जरा, तो रेजोनेंस का मतलब थोड़ा अगर मैं समझाना चाहूँ यहाँ पर, जरा मेरे बच्चे बताओ रेजोनेंस होता क्या है। बेटा रेजोनेंस तभी होता है जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो है वो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ बॉडी से मिल जाए, या किसी चीज की फ्रिक्वेंसी से मैच हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, यहाँ पर मैच कर जाए, मतलब किसी चीज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी और उसके दूसरे की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए, तो ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये भी जो यहाँ पर आ रही है हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, और ये किससे मैच कर रही है बच्चों, उस सर्किट के फ्रिक्वेंसी से जो जिसमें कि प्योर रेजिस्टेंस सर्किट जो भी आपके सामने आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चों क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ कर चुका हूँ, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। बच्चों इम्पीडेंस ट्रायंगल में आप पता है जेड की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, जेड की वैल्यू होती है R² प्लस ओमेगा एल। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके लिखता हूँ, तो इसको लिखता हूँ XL माइनस XC, ये लिखती है बच्चों। अब बच्चों tan फाई की वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो tan फाई की वैल्यू होती है XL माइनस XC
बाई आर। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, tan फाई की वैल्यू है, ठीक है। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे देखो tan फाई एक्सएल बाई एक्ससी बाई आर, ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ तक की बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही मजा आया होगा। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस सीएनसी सर्किट, या अगले टॉपिक में अभी बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।